एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है, हमें सियासी लॉन्ग मार्चों की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये वसवसा ये है कि कहीं मुज़ाकरात कामयाब ही ना हो जाएं और इमरान खान साहब बाहर ही ना आ जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक ना हुकूमत के इख्तियार में है ना मुज़ाकरात के इख्तियार में है। उसका दारो मदार अदालतों के सामने है कि जो केसेस जिनका उन्हें सामना है, अगर वो उनमें अदालत के सामने बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो यकीनन उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके खिलाफ भरपूर सब्सटेंस है, देखिए ना, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का केस है जो 40-50 अरब रुपए पाकिस्तान के बनते हैं, वो एक ओपन एंड शट केस है कि पाकिस्तान को बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने 40 अरब रुपया लुटाया और वजीर आजम ने वो पैसा सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय अपने एक दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिया। वो तो सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुआ ना सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं हुआ। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अकाउंट बनाया था उस शख्स के जुर्माने के लिए, उसमें गया। यानी कि वो जो ब्लैक मनी उसकी कॉन्फिस्केट हुई लंदन में, उसको पाकिस्तान में वाइट मनी बना के उसका जुर्माना सेटल करने के लिए उस अकाउंट में जमा करा दिया गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट में नहीं गया, वो उनके दोस्त के जुर्माने भरने के अकाउंट में गया। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे बाहर बरतानिया की हुकूमत 40 अरब रुपया दे और अगर मेरे किसी दोस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हो और एक अकाउंट खोला हो कि भी इसमें ये जुर्माना जमा कराओ, तो मैं वो बजाय हुकूमत के अकाउंट में डालने के सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल के अपने दोस्त को फायदा दूं, तो क्या ये करप्शन नहीं है? ठीक हो गया। इस साल का आगाज बहुत अच्छा हुआ। अगर आप एक दिन पीछे चले जाएं तो 31 दिसंबर को पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा प्लान लॉन्च किया जिसे उड़ान पाकिस्तान कहते हैं। उड़ान पाकिस्तान यानी एक ऐसा इक्तिसादी किस्म का एक फार्मूला है जिससे पाकिस्तान टर्न अराउंड हो सकता है। लिहाजा पिछले साल का इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ। आज पहला दिन था और इस पहले दिन कुरम एजेंसी के अंदर एक अमन मुआहिदा हुआ जिससे वहां पे अमन कायम हो जाएगा। और कल एक और अच्छा दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है 2025 का आगाज बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान शायद उस ख्वाब तक पहुंच जाए जिसे ये 75 साल से देख रहा है। क्या मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और उड़ान पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली आपको एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान में, तो क्या गवर्नमेंट सियासी इस्तेहकाम हासिल कर पाएगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और ये जो कुरम एजेंसी के अंदर अमन मुआहिदा हुआ है, क्या ये वाकई कामयाब होगा या फिर हम दोबारा माजी का सफर शुरू कर देंगे, ये भी सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहसन इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हम सूबाबंदी के, और उड़ान पाकिस्तान फार्मूला इन्होंने बनाया था और मेरा ख्याल है बड़े विजनरी इंसान है और इनकी जो कारकर्दगी है उसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत बेहतर होना चाहिए था। ऐसा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ पैनल होगा। ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये जो कल के मुज़ाकरात हैं आपको कुछ इससे उम्मीदें हैं? देखिए, हुकूमत का एक मुआशी एजेंडा जैसे आपने कहा ना, और जिस हुकूमत का भी मुआशी एजेंडा होगा वो ये चाहेगी कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, क्योंकि मुल्क की सियासी इस्तेहकाम पॉलिसीज़ का उसका ताल्लुक है पॉलिसीज़ के तसलसल से, और पॉलिसी के तसलसल से ही ताल्लुक है मुल्क की इक्तिसादी तरक्की का। तो पाकिस्तान में हमने जब भी तरक्की की उड़ान भरी है, ये पहली बार नहीं है, ये चौथी बार है कि पाकिस्तान उड़ान भरने लगा है। इससे पहले 1960 में हमने उड़ान पकड़ी और पाकिस्तान को कहा जाता था कि एशिया के नेक्स्ट जापान है। 65 की जंग के बाद हम डीरेल हो गए। दूसरी उड़ान हमने 90-91 में पकड़ी जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने इक्तिसादी इस्लाहात नाफिज की, जिनको बाद में हिंदुस्तान में जारी किया गया, लेकिन उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई और 90 का अशराम ने म्यूजिकल चेयर खेल के ज़ाय कर दिया। तीसरी उड़ान हमने 2013-18 के दरमियान पकड़ी जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फिर लोड शेडिंग, दहशत गर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना किया, सी पैक को लेकर आए और पाकिस्तान फिर एक दफ़ा तेज़ी के साथ उठने लगा। और 2018 में जो तब्दीली आई उसने उन पॉलिसीज़ के तसलसल को जारी नहीं रखा और हम फिर क्रैश कर गए। अब फिर हम एक उस मंजिल से कि जहां दिवालिया होने लगे थे, टर्न अराउंड करके उड़ान की तरफ आ रहे हैं। और अब बेहद ज़रूरी है, चूँकि जावेद साहब मैं ये कहता हूँ कि हमें देखना चाहिए आज से 23 साल के बाद 2047 में जब हम 100 साल की जश्न मनाएंगे आज़ादी का, हमारा हमसाया मुल्क भी बनाएगा, वो कहाँ होगा और हम कहाँ होंगे। और पाकिस्तान के पास ये सलाहियत और अहलियत है कि अगर हमें 15-20 साल किसी किस्म की सियासी एडवेंचरिज्म ना हो,
हम इस मुल्क में अमन कायम रखें, इस्तेहकाम रखें, पॉलिसीज़ को चलने दें और इस्लाहात को ऊपर अमल करें, तो पाकिस्तान अगले 23 सालों में बहुत आगे निकल सकता है और भारत को पीछे छोड़ सकता है, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर हम बेयकीनी रखेंगे, इंतशार फसाद करेंगे, तो फिर आपकी बेहतरीन पॉलिसियाँ जो हैं वो भी नाकाम हो जाएंगी। तो इसीलिए हुकूमत ने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे को खुला रखा है। जब आईनी तरमीम हो रही थी, आपको याद होगा कि उस वक्त अपोजिशन ने कहा कि आप इसको प्रेस ना करें, हमसे बात करें। हम मौखर कर दिया, 1 महीना बातचीत की, उस पर इत्तफाक राय कर लिया, लेकिन एक जमात जब अपने लीडर के पास गई उन्होंने वीटो कर दिया। लेकिन हमने इत्तफाक राय कमेटी के अंदर जो स्पीकर ने बनाई थी उसमें तमाम जमातों के साथ मिलकर किया। और अब फिर हमने जब ये कहा अपोजिशन की जमात ने कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हमने कहा बिस्मिल्लाह। देखिए, बातचीत के लिए जो शराइत हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो काबिल अमल हो, लेकिन अगर कोई ऐसी शराइत हैं जो नाकाबिल अमल है। सर 2 शर्तें उनकी और ज्यादा मुतालबात तो है नहीं। एक तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट वो पीछे ले गए, उन्होंने मुतालबा छोड़ दिया। वो पहले कह रहे थे कि हमारा मैंडेट वापस करें, वो आपसे मैंडेट वापस नहीं ले रहे। दूसरा 26वीं तरमीम था उनका कंसर्न, वो भी उन्होंने निकाल दिया। अब सिर्फ 2 मुतालबे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बने, और दूसरा ये कि जो सियासी गिरफ्तार शुदगान हैं उन सबको रिहा किया जाए। तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है मेरा ख्याल है ये मुतालबे मानना। देखिए, जहां तक गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक है, मेरे इल्म में एक भी गिरफ्तार शुदा ऐसा शख्स नहीं है जो किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से या हुकूमत के हुक्म से गिरफ्तार है या डिप्टी कमिश्नर ने उसकी नजरबंदी का हुक्म जारी किया है जो उसने वापस लेना है। ये सब केसेस के अंदर हैं, FIRs के बाद। जी, FIRs के बाद है। अब इनकी गिरफ्तारी जुडिशल रिमांड पे है। जुडिशल रिमांड से आप सिर्फ अदालत के हुक्म से निकल सकते हैं, उसमें हुकूमत आपको नहीं निकाल सकती। तो ये मुतालबा तो जाहिर है फिर तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है। हमें भी गिरफ्तार किया गया था उस दौर में जो आज ये शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमने ना अमेरिका में जाके कांग्रेसमैनों के सामने वास्ता दिया, ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को जाके मिन्नतें की मुल्क के खिलाफ, ना हमने यूएन एजेंसीज में गए। नहीं, हम सब के राब्ते हैं बड़े, हम सब जानते हैं। मैं अमेरिका में पढ़ा हूं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे सब पता है, एड्रेसेस सब पता है। लेकिन मुल्क के वकार का ये तकाजा है कि आप अपने मुल्क के झगड़े अपने मुल्क के अंदर करें। आपको मैं एक और मिसाल देता हूं। देखिए, हमारा हमसाया मुल्क है, कितनी वहां पोलराइजेशन है कांग्रेस और बीजेपी की। आपने कभी सुना है कि उनके वजीर आजम अमरीका या बरतानिया गए हों, वहां पे कांग्रेस वालों ने हल्ला गुल्ला किया, उनके ऊपर गाली गलोच किया? बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहबा और खालिदा जिया साहबा की पार्टीज जो थी, अवामी लीग और BNP जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, कितनी उनकी मुहाजरा आई थी? कभी ये हुआ है कि हसीना वाजिद या खालिदा जिया बहसीत वजीर आजम बाहर गई हों तो लंदन में, न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ मुजाहरे हुए हों और गाली गलोच हुई हो? देखिए, इस कल्चर से हमें निकलना होगा कि हम अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, बाहर अपने मुल्क के झगड़े बाहर ले जाके अपने मुल्क के झगड़े पाकिस्तान के अंदर करें, या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए हमारी उनके साथ जो टीम है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि कल उनकी बातचीत होगी, लेकिन जो भी आइन और कानून के दायरे के अंदर हुकूमत तो कर सकती है, जो दूसरा मुतालबा है उनका कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको गवर्नमेंट रिहा करे, तो ये मुतालबा नहीं माना जा सकता क्योंकि एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो नहीं सकता। देखिए ना, जो लोग गिरफ्तार हैं वो सब जुडिशल रिमांड पे हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो शख्स जुडिशल रिमांड पे है उसको किस तरीके से किया जा सकता है? पहला मुतालबा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये बना सकते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। ये जब कल बातचीत होगी उसमें ये वो उस पर गौर करेंगे कि अगर इस पर कोई अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर कोई उसमें बुनियाद ऐसी है कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि कमीशन होना चाहिए तो वो गौर करेंगे। लेकिन देखिए, जो 9 मई का इसके ऊपर बात हो सकती है। मैं आपसे बताता हूँ ना, 9 मई का जो वाकया है, आप मुझे बताइए कि आप पूरी कौम ने टीवी पे मनाजर नहीं देखे? हर उस शख्स के चेहरा भी सामने है कि किसने जाकर तोड़ फोड़ की, क्या किया। और कुछ हर मुल्क की रेड लाइंस होती हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये जमहूरियत की आप समझते हैं ना कि सब बहुत आला मिसालें हैं। ठीक। आप किसी मुल्क में, अमेरिका में पेंटागन पे हमला हुआ, वो ईरान तक गए, वो इराक तक गए, वो अफगानिस्तान तक गए, खरबों डॉलर उन्होंने उस एक पेंटागन पे हमले का इंतकाम लेने के लिए लगा दिया। बरतानिया में बलवा हुआ, उन्होंने 24 घंटों में सजाएं दी। 13 साल के बच्चे को भी थी। 13 साल के बच्चे को भी जज ने कहा कि, उन्होंने कहा जी ये बच्चा है,
उन्होंने कहा ये बताओ कि मौजूद था कि नहीं था, उन्होंने कहा जी मौजूद था, उन्होंने कहा जी सजा। ठीक। तो दुनिया का कोई मुल्क इस किस्म की लाकानूनियत को, और खास तौर पे जो सलामती के इदारों के साथ हो, कबूल नहीं करता। वो किसी जमहूरियत के तहत 9 मई इसका- पे एक्सेप्टेबल नहीं है फिर उनकी डिमांड। और आप ये देखें कि 9 मई से पहले कभी तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म की पाबंदी थी? किसी ने उनको फूल भी नहीं मारा। और वो जितने जलसे खान साहब ने किए इस मुल्क के अंदर, शायद किसी लीडर ने किए हो, जहां चाहते थे जलसा करते थे, जहां चाहते थे रैली निकालते थे। हत्ता यह है कि पार्लियामेंट भी उन्होंने मसमार कर दिया, उसका हुर्मत पार्लियामेंट को भी तहस नहस कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पीटीवी भी। जी। अच्छा, लेकिन अब इसका मतलब सिर्फ 26 नवंबर रह गया कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई काम कर सकती है, जुडिशियल कमीशन बना सकती है। देखिए 26 नवंबर में हमारा तो ये मौकफ है कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं, मेरे अपने हल्के का रेंजर्स का जवान है, वो शहीद हुआ है, ड्यूटी के ऊपर शहीद हुआ है। कि उसका मैं गया हूं, उसके बूढ़े वालिद को देख के, उसके छोटे बच्चे हैं 5, कौन जिम्मेदार है उनका? इसी तरह रेंजर्स के कई और जवान शहीद हुए हैं, पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? तो जुडिशियल कमीशन बनेगा तो फैसला कर लेगा ना सर उस पर? जी, तो ये कल मुज़ाकरात जब होंगे तो उस पर बातचीत होगी। सिर्फ इम्कान सिर्फ 26 नवंबर का जुडिशियल। देखिए इस पर तो वो मुज़ाकराती टीम ही कमेंट कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके सामने हालात हैं, इनके ऊपर जो भी मुनासिब कदम होगा वो जरूर उठाएंगे। अच्छा, ये फरमाइए सर, आपकी तकरीब थी उड़ान पाकिस्तान, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि पाकिस्तान काश 1960 से ये जो 5 साल मंसूबे थे उनको जारी रखता तो आज कहीं से कहीं पहुंच जाता। लेकिन बहरहाल देर हुई है, लेकिन फिर भी हम एक राइट ट्रैक पे, और मैं अप्रिशिएट करता हूं, बल्कि आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ा अच्छा प्लान बनाया। लेकिन वहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि देखिए जी, जो अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है वो एक सफ़े पे है और इतना तावन कभी मिला ही नहीं हमें। साथ उन्होंने कहा जी अगर ये कुछ वसवसे हैं, ये वसवसे कहां से आ गए अगर हवा भी नहीं गुजर सकती? देखिए वसवसे तो माजी के हवाले से है ना, कि जो माजी मेरा, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जिस किस्म का तावन आज है कभी ऐसा नहीं रहा, और वो यही चाहते हैं कि इसी तरह मुल्क के तमाम इदारे और तमाम सतून मुल्क की तरक्की के हवाले से यकसू होकर काम करें। देखें पाकिस्तान में फ्रैंकली स्पीकिंग हम भी 30 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, जितने बहरान हुए हैं पाकिस्तान में ताकत के 3 सतून हैं, सियासतदान, पार्लियामेंट, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया। ठीक। इन तीनों की बदएतमादी की बदौलत किसी एक सतून ने सारी बाजी उल्टा दी है। कभी इस्टेब्लिशमेंट ने बाजी उल्टाई, मार्शला लगा दिया, कभी सियासतदान की तरफ से कोई ऐसा कदम हुआ कि बाजी उलट गई, कभी अदलिया ने कोई ऐसा कदम लिया कि जिससे बाजी उलट गई। तो लिहाजा अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो ये ज़रूरी है कि तीनों सतून कम अज़ कम इस मुल्क के अमन, इस्तेहकाम पर और इस मुल्क के मुआशी जो अहदाफ है उनके हवाले से यकसू हों। जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगी, जब तक ये यकसुई नहीं होगी, हम उस सतह पे नहीं जा सकते कि जहाँ पर सरमायाकारों को पाकिस्तान पर एतमाद होगा। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो मुआशी प्रोग्राम है उस पर मुकम्मल हम आंगी है, बहुत अच्छा है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम ने भी उस खतरे को ख़त्म किया है कि जो था कि शायद जुडिशरी पोलिटिसाइज होके किसी किस्म के ऐसे इकदाम उठा सकती है कि जिससे मुल्क में फिर खलल डल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ अदलिया, सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट सब यकसू हैं कि पाकिस्तान के मुआशी एजेंडे की तकमील होनी चाहिए, उसका हसूल होना चाहिए। और इसीलिए इस उड़ान पाकिस्तान के ज़रिए हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम वो रिफॉर्म्स लेकर आ सकेंगे कि जो हमें मुल्क को पायदार तरक्की के मैदान में एक लॉन्ग इनिंग्स के लिए दरकार है। हमें एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है, हमें सियासी लॉन्ग मार्चों की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये वसवसा ये है कि कहीं मुज़ाकरात कामयाबी ना हो जाए और इमरान खान साहब बाहर ही ना आ जाए? देखिए जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक ना हुकूमत के इख्तियार में है ना मुज़ाकरात के इख्तियार में है, उसका दारो मदार अदालतों के सामने है कि जो केसेस जिनका उन्हें सामना है अगर वो उनमें अदालत के सामने बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो यकीनन उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके खिलाफ भरपूर सब्सटेंस है, देखिए ना जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का केस है जो 40-50 अरब रुपए पाकिस्तान के बनते हैं, वो एक ओपन एंड शट केस है कि पाकिस्तान को बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने 40 अरब रुपया लुटाया और वजीर आजम ने वो पैसा सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय अपने एक दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिया। वो तो सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुआ ना सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं हुआ। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अकाउंट बनाया था उस शख्स के जुर्माने के लिए,
उसमें गया, यानी कि वो जो ब्लैक मनी उसकी कॉन्फिस्केट हुई लंदन में, उसको पाकिस्तान में वाइट मनी बना के उसका जुर्माना सेटल करने के लिए उस अकाउंट में जमा करा दिया गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट में नहीं गया, वो उनके दोस्त के जुर्माने भरने के अकाउंट में गया। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे बाहर बरतानिया की हुकूमत 40 अरब रुपया दे और अगर मेरे किसी दोस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हो और एक अकाउंट खोला हो कि भी इसमें ये जुर्माना जमा कराओ, तो मैं वो बजाय हुकूमत के अकाउंट में डालने के सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल के अपने दोस्त को फायदा दूं, तो क्या ये करप्शन नहीं है? ठीक हो गया।